नमस्कार। जाड़े की खिली हुई धूप से सजी हुई सुबह और हमारे प्रिय दर्शकों का साथ, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूं और पंक्तियां कुछ यूं कहती हैं। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सीखने का जो ये दायरा होता है ना, वो बड़ा विस्तृत होता है। और पता है, अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो फिर राह अपने आप प्रशस्त होते चले जाते हैं। अब मान लीजिए आप शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं और आपके साथ कोई समस्या है, आप कॉलेज और स्कूल के परिसर में जाकर शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। आपको बताऊं कि आज बिहार बिहार में हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही ख़ास मेहमान से, जो कि गणित विषय के विशेषज्ञ हैं और साथ ही नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जब हम करते हैं ना, तो हमारा एक बेहद ही ख़ास सेगमेंट होता है। ख़ास इसलिए कहा मैंने क्योंकि दिन की शुरुआत हम नई ऊर्जा से करें, नए अच्छी बातों से करें, साथ ही ऐसी बातों से करें जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक स्वरूप दे सकें। इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। आइए नज़र डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज के मेहमान से आप अवश्य परिचित होंगे। आपको बताते चलूँ कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की पटना यूनिवर्सिटी से, इसके साथ ही आप डीन फैकल्टी रहे हमारे पटना यूनिवर्सिटी में। आपने प्रिंसिपल के पद पर भी आप कार्यरत रहे साइंस कॉलेज में और आप यहाँ से रिटायर्ड हुए। संप्रति आप कार्य कर रहे हैं कुलपति के तौर पर नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय में। तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान प्रोफेसर केसी सिन्हा सर का। सर, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि जब भी आपके नाम का जिक्र आता है, हालांकि वर्तमान में आप कुलपति के पद पर कार्य कर रहे हैं और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आपने कार्य किया है, पर जो ये गणित का विषय है और उस पर जो आपने किताबें लिखी हैं और मैं कहूँगी कि किताबों के माध्यम से जो जानकारी आपने छात्रों तक पहुँचाई है, वो अद्भुत है। एक कनेक्शन, एक रिश्ता सीधा जुड़ता है जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं आपके साथ। तो भैया, आज तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं यहीं से करने वाली हूँ कि ये जो गणित विषय है, इससे कैसे दोस्ती हो गई आपकी और वो दौर कैसा था जब शुरुआत की? मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 3 तक नहीं हुआ। अच्छा। हमारा गांव कैमूर डिस्ट्रिक्ट अभी जो है, पहले तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। वहाँ ब्यूर गांव में हमारे फादर आरा में, जो भोजपुर अभी है जी, वहाँ वकालत करते थे और बहुत सामान्य वकील थे, बहुत नामी वकील नहीं थे। तो गांव के खेती बाड़ी से ही हम लोगों का काम चलता था। जी जी। और गांव में हम लोग गर्मी की छुट्टी जब होती थी, उस समय हम लोग गांव पर जाते थे। साल में 2 बार लगभग जाते थे, एक महीने के लिए। और वहाँ हाफिज साहब का स्कूल था, क्योंकि हमारा गांव जो है उसमें 90% पॉपुलेशन माइनॉरिटी लोगों का, मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत सौहार्द है, कभी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ। तो वहाँ हाफिज साहब के स्कूल में हम जाया करते थे। और उसके आगे की पढ़ाई अपने बड़े भाई, जो हमारे ब्रदर्स थे, 2 बड़े भाई हमारे थे और 2 बड़ी सिस्टर थी, उनकी मदद से हम पूरा करते थे। फॉर्मल एजुकेशन मेरा जिला स्कूल आरा से शुरू हुआ, क्लास 4 से। हाँ, इसमें एक वाक्य की चर्चा हम करना चाहेंगे। जरूर सर। कि जिला स्कूल आरा में क्लास 4 के लिए एडमिशन टेस्ट होता था। एडमिशन टेस्ट जो हमने दिया तो उसमें मैथमेटिक्स में हम फेल कर गए थे। और निश्चित रूप से किसी को
इस तरह की बात होती है तो धक्का लगता है। अब धक्का लगता है तो दो ही बात होती है, चाहे तो और संभलता है और आगे प्रयास करता है। तो एक हफ्ते के बाद फिर पता लगा कि एक बार और एडमिशन टेस्ट होगा, क्योंकि अच्छा। कुछ सीटें खाली रह गई थी। जी जी। तो दूसरी बार जो एडमिशन टेस्ट हुआ, हमारे पेरेंट्स इनकरेज किए, हमारे एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स इनकरेज किए, और गांव के जो शिक्षक थे वो भी इनकरेज किए। तो हमने पूरे मन से तैयारी किया। 1 महीने के बाद दूसरा टेस्ट हुआ और जी। उसमें 100% मार्क्स हमको मैथमेटिक्स में आया। यहीं से हमारी रुचि गणित में हो गई जी। और गणित अच्छा लगने लगा। गणित के बारे में लोग कहते हैं कि जनरल परसेप्शन है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जी, लेकिन बिल्कुल। एक बार अगर आपका इंटरेस्ट इसमें हो गया, जिस बच्चे का, जिस विद्यार्थी का, तो वो उसमें एकदम रम जाता है। गणित का विद्यार्थी जो अच्छा करता है, देखिएगा कि हर समय गणित की ही बात करता, बनाते रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे है गणित। और जिला स्कूल आरा से हमने मैट्रिक किया। उस समय 11th क्लास में मैट्रिक बोर्ड हुआ करता था। अच्छा सर। और मैट्रिक के बाद 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता था, जो कि आजकल 12th है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया मैट्रिक अच्छा। में। और अब हमारे सामने प्रॉब्लम था कि एडमिशन कहाँ लें। तो आरा में HD जैन कॉलेज, आरा का बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है जी। और उस समय तो बिहार के 5-6 जो कॉलेजेस थे, अच्छे कॉलेजेस गिने जाते थे, उसमें से एक था। और पटना साइंस कॉलेज साइंस के लिए बहुत नामी, पूरे बिहार झारखंड उस समय एक ही स्टेट था, जी सर। तो पूरे बिहार का वो सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता था। तो हमने दोनों जगह फॉर्म भरा, लेकिन हमारे सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था। हमारे फादर के हमारे दादाजी का डेथ बहुत पहले हो चुका था और 3 बुआ थी जिनका शादी करना था और 2 सिस्टर। तो फाइनेंशियल क्राइसिस था। जी। तो अब प्रॉब्लम हुआ कि आरा में रह करके पढ़ेंगे तो आसानी होगी, कम पैसे में, कम खर्च में हम पढ़ाई कर सकते हैं, और पटना आकर के पढ़ने में ज़्यादा कॉस्टली होता। लेकिन हमारे पेरेंट्स, मदर और फादर पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी PG कर चुके थे। वो भी अच्छा। पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, हेड और अभी तो हाल फिलहाल चेयरमैनशिप से रिटायर किए हैं। अच्छा। वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं फिलॉसफी के। तो हमारे फादर और मदर का इच्छा थी कि नहीं, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई इसकी हो। तो किसी तरह से उन्होंने गांव पर जाकर के कुछ ज़मीन गिरवी रख करके इंतजाम किया और पटना साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। अब यहाँ फिर हमारे सामने प्रॉब्लम ये हुआ कि आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। तो हम एक परिचित आरा के जो प्रोफेसर थे उनसे मिले, तो उन्होंने 1-2 ट्यूशन हमको दे दिया और शाम के समय में हम उस जा कर के ट्यूशन पढ़ाया करते थे, हफ्ते में 3 दिन। जी। तो उससे हमारा काम चल जाता था। और उस समय एक नेशनल स्कॉलरशिप भी मिलता था 60 रुपीज़ का, जो हॉस्टल में रहते थे। जी। तो लेकिन वो मंथली नहीं मिलता था, वो एक बार में 6 महीना 7 महीना के बाद मिलता था। लेकिन वो उससे भी काम चला और ये ट्यूशन की मदद से हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हुआ। और उसके बाद हमने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन तक किया। मैथमेटिक्स में ऑनर्स मेरा था और ऑनर्स में हमने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। और जी। बल्कि हाल फिलहाल में जितने हुए थे, जी बिल्कुल, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स हमको आया था। जी जी। उसके बाद फिर PG की पढ़ाई तो पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, वहीं पटना साइंस कॉलेज कंपाउंड में ही है, उसी परिसर में है। तो हमने PG वहाँ से किया और PG में भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किए। और उसके बाद अब प्रॉब्लम था कि रिसर्च करें कि नौकरी ज्वाइन करें। अच्छा। तो हमने रिसर्च ज्वाइन कर लिया, CSIR का स्कॉलरशिप हमको मिल गया। जी। हमारा सेशन 2 साल डिलेड था JP एजुकेशन के चलते। अच्छा। 1 साल ग्रेजुएशन में और 1 साल फिर PG में। तो हमने ज्वाइन कर लिया रिसर्च
पटना यूनिवर्सिटी में ही जी प्रोफेसर एस.के. मिश्रा थे, उनके साथ। जी, और जी। इसी दरमियान एडवर्टीजमेंट निकला मगध यूनिवर्सिटी का। उस समय मगध यूनिवर्सिटी, अभी 3 यूनिवर्सिटी जो है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी, तीनों मिला करके मगध यूनिवर्सिटी अकेला था। मगध यूनिवर्सिटी हुआ अकेला करता मगध था। यूनिवर्सिटी जी, जी। था। तो उसमें बिल्कुल। वैकेंसी निकला, हमने अप्लाई किया और 17 जनवरी को मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, बल्कि 10 नामों में से पहला मेरा था। जी, जी। और पहला था, इसलिए सबसे अच्छा कॉलेज एच.डी. जैन कॉलेज हमको अलॉट किया जी, मैं गया। आपसे सुन रही थी सर वो कहानी जहाँ से शुरुआत हुई, गणित के साथ जुड़ाव हुआ, और आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से परेशानियाँ भी थीं, पर आप लगातार उसका सामना करते हुए आपने आर्थिक समस्या के बारे में भी जिक्र किया। तो ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो आज एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ सफलता आपने हासिल किया है, सब आपको जानते हैं, पर उसके पीछे का जो दौर रहा है उसके बारे में आज आपने बताया, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर, आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपका रिश्ता जुड़ा गणित के साथ और लगातार आप अध्ययन के जो दौर था उसमें आगे बढ़ते चले गए। मैं अगर आपके बारे में ज़िक्र करते हुए मैंने अपने दर्शकों से भी कहा कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 65 से भी अधिक गणित की किताबें आपने लिखी हैं, और जो भी विद्यार्थी गणित के क्षेत्र में अध्ययन करता है, कहीं समस्या आती है तो किसका किताब लेना है, के.सी. सिन्हा सर का मैथमेटिक्स का बुक ज़रूर ले लेना, ये हर कोई कहता है। कैसे ये गणित की किताब लिखनी शुरू की और किन किन क्षेत्रों में लिखा, किन किन विषयों को ज़्यादा विस्तार से बताने की कोशिश की? गणित के प्रति रुचि तो मेरा वही एडमिशन टेस्ट में जो सेकेंड अटेम्प्ट में 100% मार्क्स आया, वहाँ से गणित में रुचि हो गई। जी जी। और किताब लिखने की बात वहाँ से शुरू हुई कि जैन कॉलेज आरा में हमने 1977 के जनवरी में ज्वाइन किया। और पढ़ाते समय या जब हम स्टूडेंट थे उस समय भी हमारे दिमाग में ये बातें चलती थी कि गणित के किताबों को देख करके विद्यार्थी भागते हैं, उसको समझते हैं कि कठिन है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि किसी एक्सरसाइज में अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस देख करके विद्यार्थी को लगता है कि बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हमने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि किसी चैप्टर में 2-3 टाइप का 4 टाइप का ही प्रॉब्लम होता है, 4 ही तरह का फॉर्मूला पर वो सवाल सारे बन जाते हैं। तो हमने कैटेगराइज किया बुक लिखते समय कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और वर्किंग रूल भी साथ में दिया कि टाइप 1 का प्रॉब्लम कैसे पहचानेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए, क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, ये हमने कैटेगराइज करके किया और ये बहुत पॉपुलर हो गया स्टूडेंट्स में। पहली मेरी किताब 1982 में निकली थी और उसके बाद से लगातार निकलती गई। और सबसे पहले हम इंग्लिश में किताब लिखे, जो IIT कंपटीशन होता था, उस समय भी टफ था, अभी भी काफ़ी टफ है। तो उसके लिए विद्यार्थी खोजते थे कि कौन सी किताब हो सकती है जिससे को बनाने से हमारा काम चल जाएगा और अच्छा हम कर पाएंगे। तो वो टाइप वाइज करके हमने इंग्लिश में IIT के कंपटीशन के लिए किताब लिखी, जिसमें +2 का भी सिलेबस कवर्ड था और IIT तक का सिलेबस उसमें था। और उस किताब को स्टूडेंट्स अडॉप्ट करने लगे, बल्कि अच्छे टीचर्स भी जो बाहर पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, वो भी रिकमेंड करने लगे। तो ये किताब पॉपुलर होते गया और एवरी ईयर, बल्कि साल में 1 से ज़्यादा 2-2 एडिशन तक होने लगा। तो हमको भी इनकरेजमेंट मिला, क्योंकि अगर आपकी बातें लोगों में जा रही है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनकरेजमेंट मिलता है, नई ऊर्जा आती है। तो हम और आगे भी किताब लिखने लगे। जैसा कि आपने बताया सर, मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने ये समझने की कोशिश की कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं, और जो भी किताबें लिखी उनको विद्यार्थी के नज़रिए से लिखा कि कैसे उनको आसानी से गणित की जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाया जा सके। और शायद हम सभी ने महसूस किया है कि जब भी हम गणित के विषय के कोई भी जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं और जब वो सॉल्व हो जाता है तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह आता है और आप फिर लगातार उसमें नए जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं और ऐसे रिश्ता जुड़ता है।
विद्यार्थी का गणित के साथ। पर मैं यहाँ एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शिक्षण का कार्य भी आपने लगातार किया है। जो शिक्षक हैं उन्हें किस तरह ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं वो गणित की ओर ज़्यादा रुचि ले सकें और मन लगाकर इस विषय से दोस्ती कर सकें? कोई तरीका जो ख़ास है आपके नज़र से? गणित में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और जो पढ़ा रहे हैं वो किस ढंग से पढ़ा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है जी सर, कि गणित आसान है या डिफ़िकल्ट है। हाँ। जैसे रामानुजन के बारे में, तो रामानुजन को के कोई टीचर नहीं थे, उनका इंटरेस्ट इतना था कि वो गणित में उतना आगे बढ़ गए। हाँ, बाद में जाकर के GH हार्डी उनके गुरु हुए। लेकिन अगर शिक्षक पढ़ाने वाला गणित को रुचिकर बना करके पढ़ाता है जी, यानी आसपास के चीज़ों का एग्जाम्पल दे करके समझाता है, तो एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि हाँ, गणित केवल कैलकुलेशन नहीं है बल्कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही है वो उसमें भी गणित शामिल है। तो गणित को पढ़ाते समय टीचर को ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों को रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाए और आसपास के वातावरण में जो चीज़ें उपस्थित हैं उसके एग्जाम्पल से गणित समझाया जाए, तब स्टूडेंट्स रिसीव भी करते हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। हम लोगों ने इसी तरह के लिए मैथमेटिकल सोसाइटी, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के बैनर में गणित स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, कोरोना काल में तो ऑनलाइन हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर से हमने रिक्वेस्ट किया, IIT के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने रेडिली ऑनररी क्लास लेना एक्सेप्ट कर लिया और ऑनलाइन पढ़ाई हुई। स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगा, बल्कि बहुत सारे उसमें से IIT कम्पीट भी किए। जी। लेकिन इस बार जो ये होना था ऑनलाइन ही होना था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले। अच्छा। कि ऑनलाइन करना चाहते हैं, इनॉग्रेशन के दिन आप उसमें आए एज ए गेस्ट। हाँ। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्यों, इंटरेक्टिव कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। तो हमने कहा कि हमारे पास फंड तो कोई है नहीं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के पास। तो उन्होंने कहा फंड बिहार सरकार देगी। बहुत बढ़िया। और वहीं से उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको IIT पटना में किया जाए। जी, IIT पटना के कैंपस में होने पर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, स्टूडेंट्स और ज़्यादा उत्साहित होंगे। तो हमने IIT पटना के डायरेक्टर साहब से बात किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार देगी, तो हम अपने कैंपस में इस कार्यक्रम को चला सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात होगी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। तो 15 डेज का 3 पार्ट में किया गया। एक क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज का, फिर क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज का, और एक आगे पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज का होने वाला। ये 2 तो हो चुका, और रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ, सारे फैसिलिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स को बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने स्टूडेंट को घर से बस में बैठा करके और IIT कैंपस में लाए, बल्कि कुछ टीचर्स भी साथ में आए। जी। और वहाँ स्टूडेंट्स को रेसिडेंशियल फैसिलिटी, किताब कॉपी किसी की ज़रूरत नहीं, सारा उसको सरकारी के तरफ से दिया गया। और बाहर से बड़े बड़े प्रोफेसर आकर, जैसे IIT बॉम्बे से, IIT कानपुर से, HC वर्मा साहब बहुत नामी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो भी आए थे, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर वहाँ आकर के रहे। जैसे 2 दिन क्लास है तो 2 दिन वो वहाँ स्टे किए गेस्ट हाउस में, और बच्चों को पढ़ाया, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया, और बच्चों में इतना इंटरेस्ट जगा कि वो जाते समय कहते थे कि ये प्रोग्राम और आगे होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, और काफ़ी मोटिवेशन मिला, और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर विद्यार्थी सरकारी स्कूल के थे। अच्छा। और क्लास हमने भी लिया, 16 घंटे का क्लास टोटल हमने भी लिया है। तो हमने देखा कि जैसे ही हम लोग क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते थे या
बोलते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से उसका आंसर तैयार रहता था। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा है, केवल उनको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए, उनको मार्गदर्शन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हुआ भी, काफ़ी बच्चे उत्साहित थे। और सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो आयोजन आपने किया बच्चों को सिखाने के लिए, मुझे लगता है कि ऐसे जो कार्यक्रम जब हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात ये होती है कि जो जानकारी टीचर्स के पास है उनके पास से वो विद्यार्थियों के पास तक पहुंचती है। और बेहद ज़रूरी है कि जैसा कि आपने भी इसे बताया अपने अनुभव के आधार पर कि जो प्रतिभा है वो है, ज़रूरत है उसे निखारने की, उसे तराशने की, और ऐसे मौके जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे हैं, उन्हें देने की। बहुत सुंदर प्रयास आपका, मैं सराहना करूंगी आपके इस प्रयास की। जब मैं आपसे बातें कर रही थी ना, और तो एक बात ये महसूस हुई कि हालांकि आपने शुरुआत में कहा कि आप परीक्षा में, गणित की परीक्षा में असफल रहे, पर उसे एक चैलेंज की तरीके से आपने लिया और आपने लगातार काम करना उस पर शुरू कर दिया। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो निस्संदेह कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर हम अपनी पकड़ नहीं बना सकते हैं। अब मैं आपसे बातें करूंगी दूरस्थ शिक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि आप फ़िलहाल जो कार्यभार आपके पास है वो कुलपति नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं या वैसे कोई भी व्यक्ति जिन्हें शिक्षा अर्जित करनी है पर उनके पास कुछ समस्याएं हैं, या तो कार्य का दबाव है या फिर समय नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी कुछ अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तरफ से शिक्षा अर्जित करना। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, और वो रेगुलर क्लासेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अर्निंग भी करना है और पढ़ाई भी जारी रखना है, और उनकी इच्छा है, उनमें प्रतिभा है, वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होता है। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एक और एम था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जी, रेगुलर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आकर के पढ़ाई करना में कॉस्टली भी होता है, और वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में तरीका ये है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के समय में उनको प्रिंटेड मटेरियल, स्टडी मटेरियल वो मिल जाता है। जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे उससे रिलेटेड जितने, जैसे किसी कोर्स में 8 किताब, किसी कोर्स में 10 किताब, वो मटेरियल मिल जाता है, और एक बार एडमिशन लेने के बाद कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। अच्छा। एग्जामिनेशन फ़ी भी नहीं लिया जाता है। तो वो एडमिशन ले लिए, और एडमिशन लेने के बाद सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पहले 3 महीना काउंसलिंग क्लास होता है। अच्छा। यानी उनको गाइड करते हैं। यहाँ पटना में आकर के, यहाँ पटना गांधी मैदान के पास विश्वकुमान भवन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का 4 फ्लोर है, और अभी तो इसका बिल्डिंग भी बन गया है, नालंदा में शिफ्ट करने वाला है। अच्छा। और सरकार ने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, और वहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी। बहुत निकट भविष्य में, कुछ महीने में हम लोग वहाँ शिफ्ट करने वाले बहुत ही जल्द। तो और भी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग क्लास के बाद एग्जामिनेशन होता है, और एग्जामिनेशन के बाद फिर आगे की पढ़ाई भी स्टूडेंट्स वहाँ जारी रख सकते हैं। इसका मेन है कि ग्रामीण क्षेत्र तक हम इसको ले जाएं। जी। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर खोला जाता है। अच्छा। तो स्टडी सेंटर, अब तो प्लानिंग है कि सारे हर एक ब्लॉक में इसका स्टडी सेंटर जरूर हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो है, और बल्कि ब्लॉक लेवल पर नहीं है, अभी सारे ब्लॉक में नहीं है, लेकिन हम लोग पिछले साल बहुत सारा स्टडी सेंटर खोला, और ब्लॉक लेवल पर हम लोग ले जाएंगे, बहुत जल्दी ले जाएंगे, ताकि बच्चों को, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में सब तरह का कोर्सेज अवेलेबल है जी। 59 कोर्सेज हैं। अच्छा।
उसमें यूजी पीजी दोनों का है, यानी टोटल 117 हो जाता है अगर यूजी पीजी को अलग अलग काउंट किया जाए तो। सर्टिफिकेट कोर्स भी है। अच्छा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि काउंसलिंग क्लास यानी क्लास भी तो हो ही जाता है। जी जी। और प्रिंटेड मटेरियल और कोई यूनिवर्सिटी तो देता नहीं है, बिल्कुल। यहाँ तो एक अच्छी बात प्रिंटेड जो मटेरियल भी दिया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि जो विद्यार्थी हैं वो एक बार जब इनरोल्ड हो जाते हैं तो उनसे कोई और भी फीस बिल्कुल नहीं ली जाती। और साथ ही जो आपने कहा कि जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप उन्हें मुहैया कराते हैं। काउंसलिंग की क्लासेस भी होती है जहाँ अगर कोई डाउट है या वो कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो वो वहाँ सीख सकते हैं आकर के। जो टीचर्स हैं वो उन्हें बताते हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि नामांकन की क्या प्रक्रिया है और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया बहुत आसान है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में नामांकन ले सकते हैं जी। और ये भी सुविधा है कि आप स्टडी सेंटर अपने यहाँ जो लगभग सब जगह स्टडी सेंटर है हमारा, स्टडी सेंटर में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। यानी आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए या यहाँ अगर आ गए तो यहाँ एडमिशन ले लीजिए या जहाँ आप हैं वहीं पर नज़दीक के स्टडी सेंटर में जाइए और वहाँ आप एडमिशन ले लीजिए। अच्छा। और एडमिशन लेने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है। स्टडी सेंटर में जाइएगा तो वहाँ भी सारा इन्फॉर्मेशन लोग देंगे। अच्छा। यहाँ पर अगर हमारे हेडक्वार्टर में आ जाइएगा तो यहाँ भी यहाँ पर स्टाफ बैठे रहते हैं। अच्छा। जो आपकी मदद करेंगे और उसी दिन एडमिशन हो जाएगा आपका। जी जी। और पेमेंट आप लेकिन बैंक के थ्रू होता है। अच्छा। चाहे तो ड्राफ्ट से और या ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है जैसा कि आपने बताया। अगर विद्यार्थी चाहें तो ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी। जो नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहाँ आकर या फिर स्टडी सेंटर जा कर के भी नामांकन की प्रक्रिया जान सकते हैं और नामांकन ले सकते हैं। आपके इस पद का जिक्र करूं तो कुलपति का पद एक बेहद जिम्मेदारी भरा हुआ पद। जब आपने ज्वाइन किया तो किस तरह के परिवर्तन लाए, उल्लेखनीय कार्य आपके ज़रूर जानना चाहूँगे। जब हम ज्वाइन किए तो हमारा सेशन 2 साल डिलेड था। अच्छा। और उसमें कोरोना एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। सभी यूनिवर्सिटीज़ के सेशन डिलेड थे। तो हमने क्या किया कि उसको मेकअप करने के लिए पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम होता था, कॉपी एग्जामिनर्स के घर पर जाता था, वहाँ से फिर वापस आता था, इसमें बहुत समय लग जाता था। जी। तो हमने किया क्या कि एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम भी अपने ही बिल्डिंग में लेने लगे। बाहर सेंटर जो था जैसे एन कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ये सब में सेंटर पड़ता था, पटना ही में सेंटर पड़ता था। जी। तो हमने अपने कैंपस में अपने बिल्डिंग में ही एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया। क्लासरूम बहुत सारा बड़ा बड़ा है, उसमें एकोमोडेट 1100-1200 स्टूडेंट का एकोमोडेशन है। तो यही एग्ज़ाम लेते थे और एग्ज़ाम के तुरंत बाद इवैल्यूएशन हो जाता था। और इससे क्या हुआ कि रिजल्ट विद इन ए वीक, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, विद इन ए वीक रिजल्ट होने लगा और हमने लगभग मेकअप कर लिया है। और 2022 का बहुत सारा एग्ज़ाम हो चुका, रिजल्ट भी हो चुका। अच्छा। और 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे और तब 2023 से हमारा सेशन रेगुलर होगा, शेड्यूल पर एग्ज़ाम होगा। 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं वो 2023 में शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का उसी डेट पर एग्ज़ाम हो जाएगा और रिज़ल्ट भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ सर्टिफिकेट के लिए जैसे स्टूडेंट्स को दौड़ना नहीं पड़ता। अच्छा। स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट के लिए आए, सेम डे सर्टिफिकेट मिल जाता है जी। और उसके लिए कोई एडिशनल फ़ी भी नहीं लगता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप बहुत जल्दी अगर चाहते हैं सर्टिफिकेट लेना तो उसमें एडिशनल फ़ी लगता है। हमारे यहाँ कोई फ़ी नहीं लगता है और सेम डे हम लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं।
जी। आपने जो जानकारियाँ हमें दी है और जो आप बता रहे हैं, अगर कोई भी विद्यार्थी नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहता है, शिक्षा अर्जित करना चाहता है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। एक तो प्रवेश के बारे में आपने बताया, सरल प्रक्रिया है, और साथ ही जो फ़ी है वो भी काफ़ी कम है, और आप स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, और उसके साथ ही आपने कहा सर्टिफिकेट के लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बिल्कुल भी नहीं करता है। आपने अपने उल्लेखनीय कार्य के बारे में बताया, और बहुत ज़रूरी है जो हमारा सेशन है, जो सत्र है, वो नियमित हो, क्योंकि जो विद्यार्थी पास आउट करते हैं उन्हें आगे भी प्रक्रिया में शामिल होना है। किसी को जॉब के लिए जाना है, किसी को आगे हायर स्टडीज़ करना है। सेशन का नियमित होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक और जानकारी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कुलपति के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो कार्यभार संभालने के पश्चात कुछ चुनौतियां भी आती हैं, और उसके लिए हम कुछ अपनी प्लानिंग भी करते हैं कि आगे मैं इसको क्या स्वरूप देना चाहता हूं। थोड़ी जानकारी आपके फ्यूचर प्लानिंग की और साथ ही चुनौतियों की भी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का पहला तो हम इसको ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाना चाहते हैं, ताकि किसी स्टूडेंट को जिसमें पढ़ने की इच्छा हो, प्रतिभा हो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो हम ब्लॉक लेवल पर ले जाएंगे। बहुत सारे ब्लॉक्स में हमने इधर 60-70 स्टडी सेंटर्स को बढ़ाया है, और अभी एग्जामिनेशन होता है यहाँ से पटना में, तो विद्यार्थियों को आकर के एग्ज़ाम देने में कठिनाई होती है। उसको भी दूर करने के लिए हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर कमिश्नरी लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाने की बात भी सोच रहे हैं। तो ये सुविधा मिल जाएगा। और जो काउंसलिंग क्लास होता था एग्जामिनेशन के पहले, उसको के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन भी व्यवस्था कर दिया है। अच्छा। टीचर्स यहाँ ऑफलाइन क्लास लेते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ के क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और वही चीज़ आप घर बैठे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन व्यवस्था पहले नहीं थी, इस साल से हमने यहाँ ज्वाइन करने के बाद किया है, और ज़्यादा भी इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम टीचर्स का, अच्छे टीचर्स का ये वीडियो बना करके जो क्लास लेते हैं उसको हम स्टूडेंट्स के बीच में ले जाएंगे। और एक चीज़ और, स्टडी मटेरियल जो बच्चे, जैसे दिल्ली में कोई बहुत सारे ऐसा केस है, बहुत सारा फॉरेन के भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ, अच्छा, बहुत सारे ऑफिसर्स, इवन IAS ऑफिसर भी हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, इस सेशन में भी हैं। जो पढ़ने का तो कोई उम्र नहीं होता है, ज्ञान अर्जित करने का कोई उम्र नहीं होता है। तो डिफरेंट कोर्सेज में ऑफिसर्स भी, बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स भी लेते हैं। और बाहर फॉरेन में भी जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए, तो यहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ऑनलाइन एडमिशन लिया, और ऑनलाइन अब तो सारा चीज़ हो जा रहा है, केवल एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ता है। तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग आगे करेंगे। और जो काउंसलिंग क्लास के लिए आना पड़ता था, तो उसमें भी विद्यार्थियों का खर्च होगा। पटना आकर के काउंसलिंग क्लास करेंगे या नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी करके करेंगे, तो काउंसलिंग क्लास की व्यवस्था हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। और हमने जैसा कहा ही कि एग्जामिनेशन को भी हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दूसरी जगह, कमिश्नरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाने का आगे प्लान है। जी, जैसे कि आपने बताया, मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, जैसा कि अगर काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होता है, तो कभी कभी विद्यार्थियों की दिक्कत होती है कि मैं जा पाऊंगा या उस वक्त मैं खाली रह पाऊंगा या नहीं, उसको भी आप ऑनलाइन कराने के लिए प्रयासरत हैं। स्टडी मटेरियल्स भी आप ऑनलाइन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रयास आप कर रहे हैं, उसके पश्चात मैं समझती हूँ कि जो पहुँच है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय की, वो निसंदेह और भी आगे बढ़ने वाली है। यहाँ एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, जब हम साइंस सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो अमूमन ये ख्याल आता है कि भाई अगर हम मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई करेंगे तो ये प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या करते हैं इसमें? तो अभी तो प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे यहाँ लैब है, अच्छा खासा लैब है, और अब तो नालंदा शिफ्ट करेंगे तो और अच्छा लैब हो जाएगा। और अभी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि स्टडी सेंटर में भी जो स्टूडेंट्स नहीं आ सके, वो स्टडी सेंटर में ही लैब की व्यवस्था हम लोग करें। आगे ये हमारा प्लानिंग है।
जी, और इसकी शायद मैं समझती हूँ ज़रूरत भी है, क्योंकि ऐसे विषयों में बेहद आवश्यक होता है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप वहाँ बाकायदा करें, और अगर स्टडी सेंटर में अगर आप ये जो सुविधा है वो मुहैया कराएंगे तो जाहिर तौर पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। साथ ही एक और सवाल जो हमारे मन में आता है कि जब भी कोई मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ता है तो पहला सवाल ये आता है कि अगर मैंने कॉलेज और जो स्कूल्स हैं वहाँ से एजुकेशन नहीं लिया है तो क्या मुझे मान्यता मिलेगी, क्या जो मेरी डिग्री है वो वैध होगी? इसके बारे में बता दें हमारे दर्शकों को। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री वैध है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री समान माना जाएगा। यानी कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया है, डिग्री लिया है, या ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है, दोनों बराबर माना जाएगा, दोनों की मान्यता समान होगी। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन पब्लिक में बहुत अच्छा है। इसके क्वालिटी, क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी के बारे में लोग कन्विंस्ड हैं, और क्वालिटी इसका लोगों के नज़र में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये लोग मानते हैं, और इसीलिए हमारा एडमिशन भी अच्छा खासा होता है, और आगे का और भी एडमिशन होगा। और बिहार का GER पिछले साल बढ़ गया है, 14.5 से 19.3 हो गया है, और आगे और बढ़ने की उम्मीद है। तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, क्वालिटी भी बढ़ रहा है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दोनों एम है, क्वांटिटी बढ़ाना, जो सुदूर इलाका में है वो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो वापस आए, पढ़ाई करें, और क्वालिटी भी मेंटेन करना है, हमारा दोनों एम है। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्वांटिटी तो बढ़े ही साथ क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है वो भी बनी रहे। आपकी इन महत्वपूर्ण बातों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। वक्त निकाला आपने हमारे कार्यक्रम के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा की। तहे दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आज हमने बातचीत की दर्शकों प्रोफेसर KC सिन्हा सर जी से, और हमने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में जाना। हमने एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी हासिल की जिससे ज़्यादातर बच्चे दूर जाना चाहते हैं, पर पता है हमारी रुचि तब बढ़ती है जब हमारे संपर्क ज़्यादा होते हैं, हमें पता चलता है कि हमें क्या और कदम उठाना चाहिए। और इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमारा आपका जो संपर्क है वो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कैसे बनाएंगे हमारा और आपका जो संपर्क है वो, इसके लिए नोट करिए हमारा पता, हमें ख़त लिखिए, हमें ईमेल भेजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director DD के patna@gmail.com।